हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2026 में जिस वैकेंसी का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। ये काफ़ी टाइम से ये वैकेंसी पेंडिंग में थी, आई नहीं थी। आप सभी स्टूडेंट्स को इंतज़ार था इसका। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, MPPCS में इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2025 को आ गया था। तो हम आपके लिए वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं सारा नोटिफिकेशन जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आया है। अगर आपको वीडियो क्लास अच्छी लगे, वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं ये विज्ञप्ति का जो क्रमांक है ये दिया गया है कि 31 तारीख को ये आई थी 2025 में। इन्होंने एग्ज़ाम की डेट भी मेंशन कर दी है साथ में कि 7 जून को 2026 में एग्ज़ाम होगी। इन्होंने प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है उसकी डेट भी बता दी है कि 28 मई को आपका एडमिट कार्ड आएगा। और जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो भी इन्होंने मेंशन कर दी है कि 12 अप्रैल को फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, रात्रि 12 बजे तक। अब हम देखते हैं ये वैकेंसी आप सभी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स के पदों के लिए। तो अब हम देखते हैं इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म जब स्टार्ट होंगे वो है 13 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे और 12 अप्रैल तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो इन्होंने मेंशन कर रखी है www.mppcs.mpgovernment.in पर आप जाकर भर सकते हैं ये फॉर्म। और ये फॉर्म आप लास्ट डेट इन्होंने बता रखी है 12 अप्रैल, उससे पहले पहले आप फॉर्म फिल करने की कोशिश करें। 1 महीने का टाइम है, अभी भी आपके पास में काफ़ी टाइम है। बिकॉज ये अभी जनवरी है तो जनवरी फरवरी 2 महीने तो आपके पास में पूरे पड़े हैं और मार्च 13 से फॉर्म स्टार्ट होगा, तब तक आपके पास में काफ़ी टाइम है। कोई भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में आप अपने फॉर्म को अच्छे से फिल करें। अब हम देखते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन में इन्होंने बता रखा है कि 13/4/2026 से 19/4/2026 तक आप जब लेट आवेदन करेंगे तो उसकी फीस इन्होंने बताई है 3,000 रुपये लगेगी। और 20 अप्रैल से 13 मई तक आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए लेट फ़ी बताई है इन्होंने 25,000। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर लेट फीस। ये बहुत ज़्यादा राशि है लेट फीस की। तो आप लेट फीस के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। टाइम से मैं तो कहती हूँ 12 अप्रैल से पहले पहले 1 महीने के अंदर अंदर काफ़ी होता है 1 महीने का टाइम, उसमें आप आराम से अपना फॉर्म फिल करें। और अगर इन केस आप विलम्ब शुल्क के साथ भरे गए ऑनलाइन आवेदन में कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए आपको हर एक त्रुटि के लिए 50 रुपये देना होगा, जो कि आपको त्रुटि सुधार के लिए इन्होंने डेट मेंशन की है 13/5/2026, यानी 13 मई तक आप त्रुटि जो भी आपके फॉर्म के अंदर करेक्शन है वो कर सकते हैं। और ईच करेक्शन के आपको 50 रुपये देने होंगे, जो बहुत इससे बेटर है कि आप अगर सेल्फ फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं तो आप किसी ई मित्रा पे विजिट कर वहाँ फॉर्म फिल करें, क्योंकि अगर आपसे कोई गलती होती है तो सो फार उसको करेक्ट करने के लिए फिर आपको 50 रुपीज़ चार्ज पे करना होगा, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अच्छे से मेंशन है। अब हम मूव करते हैं आयु पर। तो आयु की गणना आपकी 1 जनवरी के संदर्भ में की जाएगी 2026 से। और जो आयु के लिए जो जन्म तिथि मान्य होगी वो जो 10th की जो आपकी मार्कशीट है उसमें जो आपकी डेट मेंशन है वो ही आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की जाएगी एज के लिए। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर ये चीज़ लिख दी है। अब देख लेते हैं शुल्क संबंधी निर्देश है, जैसे कि आप फॉर्म फी का कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी पोर्टल से आप पेमेंट डन कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। आप बस इसके लिए आपको कोई भी बैंक का ड्राफ्ट और चेक नहीं लगेगा, ठीक है। इन्होंने त्रुटि सुधार के संबंध में बताया आपको कि ये 18/3/2026 से 14/4/2026 तक आप त्रुटि सुधार में फॉर्म के लिए त्रुटि सुधार में कर सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपीज़ शुल्क देना होगा। ये बात हमने प्रीवियसली भी डिस्कस कर ली थी। इस चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि 13/5 तक आपको लास्ट मौका दिया जाएगा त्रुटि सुधार का। उसके लिए भी आपको 50 रुपये पे करने होंगे ईच त्रुटि। अब हम क्वालिफिकेशन पे देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि आपके पास में आयुर्वेदिक की डिग्री होनी चाहिए BMS की। उसके बाद में आपका मध्य प्रदेश बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन आपका अनिवार्य है। इन्होंने बताया अगर आप कोई दूसरे स्टेट से
फॉर्म फिल करते हैं। जैसा कि आप सभी का एक मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन था कि क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ जी, आप अदर स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं, चाहे एमपी के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, किसी से भी, पंजाब, किसी भी स्टेट से आप फॉलो करते हैं, महाराष्ट्र, तो आप उसके लिए सबसे पहले आपके पास में टाइम है, जिस भी स्टेट में आपका काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है उसको वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको एमपी की काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा टिल द डेट फॉर्म फिलिंग तक। फॉर्म फिलिंग से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, तो आप जनरल की कैटेगरी से एमपी में फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बिकॉज जो एमपी में एससी, एसटी, ओबीसी और पीएच की जो भी क्राइटेरिया के लिए रिजर्वेशन है, वो सिर्फ एमपी के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप अदर स्टेट से हैं, फॉर एन एग्जांपल आप पंजाब स्टेट से अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं इसमें, तो आपको वो फॉर्म जनरल की कैटेगरी के अंदर जो जनरल की सीट्स है उस पर फिल करना होगा। नेक्स्ट इन्होंने बताया है आवेदन की अंतिम तिथि तक इंटर्नशिप, आपकी जो भी इंटर्न वाले स्टूडेंट हैं उनकी इंटर्न कंप्लीट मांगी है इन्होंने। आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए जब आप फॉर्म फिल करें तब, और आपका बोर्ड में पंजीयन होना अनिवार्य है फॉर्म भरने से पहले पहले। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये बात अच्छे से क्लियर कर दी है। ये बात इन्होंने देखिए इसमें भी बताई है कि माननीय उच्च न्यायालय में जो भी है कि जैसे जो अन्य अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं, और जो एमपी के डोमिसाइल्स हैं वो अपना जो भी है बर्थ सर्टिफिकेट है जो भी है इन्होंने मांगा है उसका भी रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवा लें, जो इनके लिए अनिवार्य बताया है इन्होंने। आगे हम देख लेते हैं शैक्षणिक जो विशेषता है उनमें जो भी है डोमिसाइल्स उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। मूल निवासी, स्थानीय निवास, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और कोई पीएच है, दिव्यांग प्रमाण पत्र, और भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। आवेदन करने से पहले पहले आपके पास में काफ़ी टाइम है, तो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले पहले आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, साथ में अपनी डिग्री से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट जो रिन्यू करवाने हैं वो रिन्यू, और जो मतलब अदर स्टेट्स वाले हैं उनके लिए तो कोई इशू है ही नहीं, उनको तो सिर्फ एमपी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। बट जो एमपी के हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट, आपके मूल निवासी सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट्स वगैरह, उन सबको अच्छे से देख लेना है। कोई रिन्यू करवाना है उनको रिन्यू करवा लेना है। आपको अपनी लास्ट डेट फॉर्म से पहले पहले करवाना है, अदरवाइज आपको विलम्ब शुल्क पे करना होगा। लेट फी पे करके ही वापस से फॉर्म को करना होगा। इससे बेटर आपके पास में काफ़ी टाइम है, इनफ टाइम टू कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट। जो इंटर्न के स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना फॉर्म जो 12/4/2026 से पहले पहले आपकी इंटर्न हो जानी चाहिए टिल द फॉर्म फिल करें तब तक। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताया है इन्होंने पहले से मेंशन कर दिया है कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर आपके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे, और वेबसाइट पे आपका ऑफिशियल जो एडमिट कार्ड है वो 28 मई को आपको ऑफिशियली अपडेट कर दिया जाएगा, जैसे कि उन्होंने पहले ही बता दिया है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद में आगे हम मूव कर लेते हैं हमारे नोटिफिकेशन में आपके लिए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कौन कौन सी सीट्स, कितनी कितनी सीट्स आई है। तो जनरल के लिए इन्होंने 50 सीट्स की बताए हैं, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 42 और ओबीसी के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट आई है। टोटल 130 सीट्स के लिए आप इसमें आई है, और 130 सीट्स में आपके लिए जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो सिर्फ डोमिसाइल्स एमपी है उनके लिए ही ये कैटेगरी अलाउ करती है। अदरवाइज जो अदर स्टेट से है वो यूआर की 50 सीट्स के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करेंगे। इसमें जो फीमेल के लिए रिजर्व सीट्स हैं उनमें 18 सीट्स है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 15 है, ओबीसी के लिए 7 सीट्स है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स रिजर्व है, और ये पीएच की कैटेगरी के लिए रिजर्व सीट्स है। तो इन सीट्स के हिसाब से ही आप जो जनरल की कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट्स, और जो एमपी के हैं वो अपने इसके अकॉर्डिंग जो भी अपना रिजर्वेशन है वो कैटेगरी देखकर अपना फॉर्म फिल करें। पद विभाग का नाम बताया गया। पद के विवरण में मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग, श्रेणी है राजपात्रित द्वितीय श्रेणी। पद अस्थायी इन्होंने इसलिए बताया, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, तो सभी के लिए कोई भी स्टेट से आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, प्रोबेशन पीरियड में आपकी जॉब अस्थायी बताई जाती है, उसके बाद में आपकी वैसे परमानेंट जॉब है। इसकी सैलरी पैकेज बहुत अट्रैक्टिव है,
56,100 से 1,77,500, तो बहुत काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव पे स्केल है इसका। कर्तव्य आयुर्वेद विद्या में चिकित्सा कार्य करना, और पद का नाम है आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, इसके लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो उन्होंने अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता में बताया है कि आपके पास में आयुर्वेद की डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त आयुर्वेद संस्थान से, विश्वविद्यालय से, और आपके पास में एमपी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन, काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आयुर्वेदिक बोर्ड में, और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपकी इंटर्नशिप पूरी होनी चाहिए, और आपके पास में रजिस्ट्रेशन का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी हमने देख ली थी, आपको बता दिया था कि अदर स्टेट वालों के लिए क्या रहेगा, स्टेट वालों के लिए क्या रहेगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एज आयु सीमा, एज की जो सीमा है वो 21 वर्ष से पूर्ण कर ली होनी चाहिए, और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अधिकतम जो आयु की जिस जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो जो एज में रिलैक्सेशन दिया गया है वो परिशिष्ट 1 में आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। और आयु की संगणना आप सभी को पता है 1 जनवरी 2026 से की जाएगी आपकी जो भी है डेट। तो मिनिमम 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 के अंदर अंदर होनी चाहिए। और आवेदन की लास्ट तिथि आपको पता है 12 अप्रैल है, जो कि बार बार इन्होंने अपने इसमें बताया गया है ताकि आप सारे कैंडिडेट उससे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके अच्छे से फॉर्म फिल कर दें। इसमें लिखा है इन्होंने किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन के द्वारा भरे जा सकेंगे। ठीक है, अगर जो एमपी की डोमिसाइल फीमेल के लिए जो सीट्स इन्होंने रिजर्व बताई है तो वो एमपी के मेल्स के लिए ही फिल करेंगे, अदर स्टेट वालों के लिए सीट्स नहीं रखेंगे। ठीक है, अदर स्टेट वाले जो कॉमन जनरल की पोस्ट है उससे ही फॉर्म भर सकते हैं, और जो भी पीएच कैटेगरी से हैं वो अपने सारे पीएच सर्टिफिकेट टिल डेट तक अच्छे से कंप्लीट कर लें फॉर्म भरने से पहले पहले। जो इन्होंने डिटेल्स बताई उसके अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म में उसके अकॉर्डिंग आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है, आपकी पीएच के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है। आगे देख लेते हैं हम। आगे तो सारी जो मेन जानकारी थी वो मैंने आपको अपने नोटिफिकेशन में सारी बता दी है। आपका एग्ज़ाम ओएमआर बेस्ड होगा, और आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रखी है इन्होंने, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। और बाद में ये 3 गुना विद्यार्थियों को लेंगे जो सेम नंबर लाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए। ठीक है, बाकी सारी जानकारी आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, वो सारी आफ्टर सिलेक्शन है कि किसको इन्होंने सेलेक्ट किया है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। ये इन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के कोड भी बता दिए हैं कि जो जो सेंटर है वो सेंटर कोड ये रहेंगे, जो आप अपनी वेटेज दे सकते हैं सिटी के अकॉर्डिंग सेंटर्स को। ये आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन था। इसमें जो एज रिलैक्सेशन है उसकी भी परिशिष्ट 1 उन्होंने बताया था वो इन्होंने इसमें दे रखा है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा अपने अपने फॉर्म फिल करते वक्त एज के अकॉर्डिंग। ये परिशिष्ट 2 है। ये सारी जानकारी जो भी दिव्यांग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, भूतपूर्व सैनिक से रिलेटेड है, उनके लिए है। ये परिशिष्ट 3 है। इसमें आवेदन करने के लिए जो जानकारी है उसके लिए फ़ोटो स्कैनिंग के संबंध में आपके पास में नई फ़ोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़, और स्कैनिंग हेतु फ़ोटो खिंचवाते समय रिलैक्स और सीधे कैमरे में देखना चाहिए। अगर आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। टोपी, हैट और डार्क चश्मे नहीं लगाने हैं आपको, और धार्मिक परिधान स्वीकार्य नहीं है, जिससे जैसे आपने बुर्का वगैरह पहन रखा है तो आपका फेस कवर होगा तो वो नहीं होना चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि फ़ोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग में हो और सफ़ेद ही होना चाहिए मोस्टली, बैकग्राउंड तो ज़्यादा बेटर रहता है। किसी भी फ़ोटो से किसी और से अपनी फ़ोटो खिंचवाएं, कृपया सेल्फी का प्रयोग ना करें। आप किसी से फ़ोटो खिंचवा कर उसको अच्छे से अपनी फ़ोटो को अपलोड करें जैसा इन्होंने बताया। इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें मदर फादर की नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सेक्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से डालनी होती है फॉर्म में। ये उन्होंने अपनी इसमें डिटेल्ड बताया है। और अब इन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग जन श्रेणी हेतु इन्होंने 250 रुपये परीक्षा का शुल्क बताया है, और शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासियों के लिए 500 रुपये इन्होंने फीस बताया है। और फिर उन्होंने लेट फ़ी का भी जिक्र किया है कि पहले अगर आप अप्रैल में लेट फ़ी 19 तारीख से करते हैं तो 3,000 रुपये देने होगी, और 20 से 13 मई तक करते हैं तो आपको 25,000 रुपये देनी होगी, और 50 रुपये
ईच त्रुटि के इन्होंने जो पहले भी बताया था, और आवेदन की अंतिम तिथि भी बता दी है। और अगर आपको कोई भी अन्य जानकारी लेनी है तो इन्होंने अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर रखी है। आप इस ईमेल आईडी पे जाकर कोई भी चीज़ है उससे रिलेटेड आप दे सकते हैं, बता सकते हैं। और ये दिव्यांग प्रमाण पत्र जो दिव्यांग है वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बना लें। और ये इन्होंने बताया कि 10th-12th की मार्कशीट्स और वो सारी अपलोड करने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए इन्होंने फॉर्मेट भी दिया है ये घोषणा पत्र का। ये आपको फिल करके उसमें लगाना होगा। इसको आपको सॉफ्ट कॉपी में लेकर, हार्ड कॉपी में लेकर, लिख कर फिर वापस इसको स्कैन करके फॉर्म में देना होगा। ये सारी जानकारी इन्होंने बताई है इसमें। ये परिशिष्ट 4 है। इसमें इन्होंने एग्ज़ाम के बारे में बताया कि ओएमआर शीट से आपका एग्ज़ाम होगा, कैसे ओएमआर शीट्स भरनी रहेगी। ये सारी जानकारी आप देख लेंगे अच्छे से। और परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम आपकी साइट पे सबसे जल्दी आ जाएगा। तो जैसे ही आपका ऑफिशियल जो आएगा उस पर हम डिस्कस करेंगे सिलेबस पे। थैंक यू।